नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे आपको जनता रिपोर्टर। कोरोना के खिलाफ जंग में अगर सबसे आगे कोई खड़ा है तो वो है हमारे डॉक्टर्स, जिन्होंने अपनी जान की फिक्र किए बगैर मरीजों की परवाह की। ऐसे में न सिर्फ डॉक्टर्स डे बल्कि तमाम दिनों में डॉक्टर्स का शुक्रिया होना चाहिए। खैर, डॉक्टर डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएमए के कार्यक्रम में देश के चिकित्सकों को संबोधित किया और उनका हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टरों ने लाखों जीवन बचाए। डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। पीएम बोले कि सरकार की प्राथमिकता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत रहें। पीएम नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को डॉक्टर्स डे के मौके पर देश के चिकित्सकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में देश के डॉक्टरों ने लाखों लोगों की जान बचाई। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। अपनी सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले साल कोरोना की पहली लहर के दौरान हमने अपने स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इस साल स्वास्थ्य सेवा के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटन है। देश में एम्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। स्वास्थ्य बजट इस साल दोगुना किया गया है। पीएम ने मौके पर पिछली सरकारों पर हमला बोला और कहा कि पहले मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नजरअंदाज किया गया। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में इस मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति विनीत सरन की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में बंगाल सरकार, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को रखा गया है। इन तीनों से ही जवाब मांगा गया है। दरअसल इस पूरे मामले में और इस याचिका में ममता बनर्जी को भी पक्षकार बनाया गया था, लेकिन उनको नोटिस जारी नहीं किया गया है। हालांकि इस मामले में सुनवाई 2 बार पहले टल चुकी है, जब न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध घोष ने इस पूरे मामले से, इस सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। लेकिन अब इस मामले में इन तीनों ही पक्षों को 4 हफ्तों का समय दिया गया है। 4 हफ्तों में केंद्र सरकार, बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को अपना अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में सुनवाई की। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के कारणों की जांच मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि हिंसा के कारणों की जांच कर दोषियों की पहचान की जाए और उन्हें दंडित किया जाए। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हुई हिंसा को लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगाल में सुनियोजित साजिश के तहत हिंसा को अंजाम दिया गया था। हिंसा के दौरान एक दल विशेष के समर्थकों को निशाना बनाया गया था। इस हिंसा में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ गुंडे और माफिया भी शामिल थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली में फील्डिंग सेट की तो उधर पंजाब में सीएम अमरिंदर सिंह ने लंच डिप्लोमेसी के जरिए समर्थकों, विधायकों को साधने की कोशिश की। दरअसल पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस में आपसी खींचतान चल रही है। एक तरफ जहां नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली में कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की, तो इधर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के विधायकों और अपने समर्थकों को साधने की कोशिश की, ताकि वक्त आने पर अपना पलड़ा भारी कर सके। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पंजाब कांग्रेस में सियासी खींचतान जारी है। एक तरफ जहां सिद्धू ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर अपना ऊंचा कद उठाने की कोशिश की है, तो कैप्टन अमरिंदर ने अपने समर्थन और विधायकों के साथ लंच कर, यानी कि जो उनके समर्थक हैं उनके साथ और विधायकों के साथ लंच कर उन्हें साधने की कोशिश की है। अब कहा जा रहा है कि पार्टी आलाकमान की तरफ से जल्द पंजाब को लेकर बड़ा फैसला किया जाएगा और नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए कैबिनेट में फेरबदल कर सत्ता विरोधी लहर को भी खत्म करने की कोशिश की जाएगी। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की खींचातानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि कांग्रेस हाईकमान का ये कहना है कि पंजाब कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ भी ठीक ठाक नहीं दिख रहा। पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता नवजोत सिंह सिद्धू जहां 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं और पार्टी हाईकमान से मुलाकात कर पंजाब के हालातों के बारे में अवगत करवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा लंच डिप्लोमेसी का आयोजन किया गया।
जिससे वह अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं और ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि चाहे नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के हाईकमान के साथ नजदीकियां जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन पार्टी के बड़े नेता और विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ है। जम्मू के मिलिट्री स्टेशन पे हुए आतंकी हमले के बाद राजौरी जिला में ड्रोन को बैन कर दिया है। जिला अध्यक्ष राजौरी RK श्रवण यानी राजेश कुमार श्रवण ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि ड्रोन के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। ड्रोन बेचने और ख़रीदने पर पाबंदी है। इसके अलावा ड्रोन का इस्तेमाल कहीं पे भी आप किसी फंक्शन में नहीं कर सकते। ये आदेश जिला अध्यक्ष राजौरी ने निकाला है। जिला अध्यक्ष राजौरी ने आर्डर पे साफ लिख दिया है कि आप ड्रोन खरीद या बेच नहीं सकते और ड्रोन का इस्तेमाल राजौरी ज़िला के अंदर नहीं कर सकते। राजौरी ज़िला पहला डिस्ट्रिक्ट है जहां पे ड्रोन को इस्तेमाल करने पे पाबंदी लगाई गई है। ये पाबंदी इसलिए लगाई गई है क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से जब जम्मू आर्मी स्टेशन पर एयरफोर्स स्टेशन पर जब आतंकी हमला हुआ था तो वो हमला ड्रोन से किया गया था। उसके बाद लगातार पिछले 3 से 4 दिन के भीतर कई इलाकों में जम्मू में ड्रोन जो है वो देखे गए हैं। तो उसके बाद राजौरी में इस तरह का आर्डर निकाला गया है। अब देखना यह है कि राजौरी के बाद अगला कौन सा ज़िला होगा जिस पे ड्रोन पे पाबंदी लगाई जाएगी। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामले में NIA ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। NIA ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम मोहम्मद नासिर और इमरान मलिक हैं। दोनों का पाकिस्तानी कनेक्शन बताया गया है और साथ ही इन्हें लश्कर का आतंकी बताया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमलों के जरिए दहशत फैलाना चाहते थे। अब NIA ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इनके जरिए कई जरूरी जानकारी सामने निकल कर आई है। 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पार्सल में विस्फोट हुआ था। जांच के दौरान पुलिस को केमिकल ब्लास्ट का शक हुआ क्योंकि मौका वारदात पर केमिकल की बोतल भी बरामद हुई थी। इस मामले में 24 जून को NIA ने जांच शुरू की थी। म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की हत्या के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपी रऊफ मर्चेंट की उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखा है। जस्टिस बोरकर और जस्टिस जाधव की बेंच ने यह फैसला सुनाया। आपको बता दें कि 12 अगस्त 1997 को मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित एक मंदिर के बाहर गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुलशन कुमार हत्याकांड मामले में आरोपी अब्दुल रऊफ मर्चेंट को बड़ा झटका लगा है। गुलशन कुमार हत्याकांड में बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस जाधव और जस्टिस बोरकर की बेंच ने अपना फैसला सुनाया और अब्दुल रऊफ मर्चेंट की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। वहीं कोर्ट ने रमेश तोरानी की बरी के फैसले को बरकरार रखते हुए तैरानी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें कि म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की 12 अगस्त 1997 को जुहू इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारत में कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाने और आने वाले समय में यूरोप जाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल यूरोप देशों ने कोविशील्ड को मान्यता दे दी है। इसके बाद अब कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाने के बाद भारतीय यूरोप देशों में जा सकेंगे। आपको बता दें कि भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया था कि कोविशील्ड की वैक्सीन के बाद भारतीयों को यूरोप देशों में जाने की इजाज़त मिले। इसमें स्विट्जरलैंड और जर्मनी शामिल है। एस्टोनिया ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कोई भी वैक्सीन लगवाने वाला व्यक्ति उनके देश में आ सकता है। यूरोप के 9 देशों ने ऐसे लोगों को अपने यहां यात्रा करने की अनुमति दे दी है जिन्होंने कोविड रोधी टीका कोविशील्ड लगवाया है। जानकारी के मुताबिक अब ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, यूनान, आइसलैंड, आयरलैंड और स्पेन ने कोविशील्ड टीका लगवाने वाले लोगों को अपने यहां की यात्रा करने की मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि शेंगेन देश होने के नाते स्विट्जरलैंड ने भी कोविशील्ड को स्वीकार कर लिया है। वहीं भारतीयों के यहां की यात्रा पर आने के लिए भारत सरकार की ओर से अधिकृत सभी टीकों को मान्यता देगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर अब धीमी पड़ती नजर आ रही है। वहीं देश में कोरोना के नए मामले घटते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, देश में पिछले 24 घंटे में 50,000 से भी कम नए मामले सामने आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ केरल में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं बाकी राज्यों के मुकाबले। आपको बता दें, केरल में पिछले 24 घंटे में 13,000 से भी नए संक्रमित पाए गए हैं।
देश में कोरोना महामारी की रफ्तार अब धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। वहीं भारत में कोरोना के नए मामले लगातार घट रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश में 50,000 से कम नए मामले सामने आए, लेकिन दूसरी तरफ केरल में बाकी राज्यों के मुकाबले कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही राज्य में बीते 24 घंटे में 13,658 नए रोगी मिले, जिससे चिंता बढ़ गई है। इस अवधि में 142 लोगों की जान भी गई। 11,808 लोगों को रिकवर किया गया। मॉनसून के मौसम में लू की गर्मी से दिल्ली वासी परेशान है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिनों पारा 43 डिग्री तक पहुंच चुका है, जो दिल्ली वासियों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 2 जुलाई को घने बादल छा सकते हैं, जिसके चलते अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री के आसार हैं। जी, तो पिछले कई दिनों से दिल्ली में गर्मी बढ़ती जा रही है और इसी के चलते लोगों को मानसून का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन अभी भी दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया कि 2 जुलाई को राजधानी में बादल छा सकते हैं, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बदलाव देखने को मिलेगा। दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए एक नई सुविधा लाने जा रही है, जिसमें यात्रियों को यात्रा करने के लिए अब टोकन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल दिल्ली मेट्रो कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग की दिशा में काम करने लगी है और इसमें ना तो किसी टोकन की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी स्मार्ट कार्ड की। अगर यात्रियों को यात्रा करनी होगी तो वो अपना डेबिट कार्ड और अपने फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे। यह सुविधा दिसंबर से लागू होने की पूरी आशंका है। दिल्ली मेट्रो जल्द यात्रियों को एक बड़ी सुविधा देने वाला है, जिसमें मेट्रो में यात्रा करने वाले लोगों को अब टोकन नहीं लेना होगा। दरअसल दिल्ली मेट्रो कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग की दिशा में काम कर रही है, जिसमें आपको मेट्रो में सफर करने के लिए ना तो स्मार्ट कार्ड खरीदना होगा और ना ही कोई टोकन लेना पड़ेगा। यानी यात्री केवल मोबाइल या फिर डेबिट कार्ड के जरिए ही टिकट खरीद पाएंगे और यह सुविधा लोगों को दिसंबर तक मिलने के आसार हैं। कोरोना के साथ साथ लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है। सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दामों में 25 रुपए का इजाफा किया है, जिसके बाद अब ग्राहकों को गैस सिलेंडर 834 रुपए का खरीदना पड़ेगा। जुलाई महीने के पहले दिन आम आदमी को झटका लगा है। हर दिन तेजी से बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद आज एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हो गया। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस पर 25.5 रुपए का इजाफा कर दिया। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 84 रुपए की बढ़ोतरी हुई। इस इजाफे के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत अब 834 रुपए हो गई है। वहीं अगर 19 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमतों की बात करें तो 84 रुपए के इजाफे के बाद राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 1,550 रुपए हो गई है। हरियाणा में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के चिन्हित अति गरीब परिवारों को उनकी मनपसंद का रोजगार मिल सकेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को चंडीगढ़ में एक बैठक की। इस दौरान सीएम ने प्रशासनिक सचिवों की 6 विभागों की एक संयुक्त टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी जानकारी दी है कि प्रदेश में अभी तक 30,000 ऐसे परिवारों की पहचान हुई है जिनकी आय मासिक 50,000 रुपए से भी कम है। मुख्यमंत्री के मुताबिक अब ये जो 6 विभागों की संयुक्त टीम है, ये इन परिवारों तक पहुंचकर इनको मनपसंद का रोजगार देने के लिए काम करेगी। हरियाणा कांग्रेस के विधायक आज दिल्ली में जुटे। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल की अध्यक्षता में कांग्रेस मुख्यालय में एक बैठक की गई। इस बैठक में हरियाणा कांग्रेस में संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हुई। उसके साथ साथ पंचायत चुनाव में किस तरह की रणनीति के साथ कांग्रेस उतर सकती है, इसको लेकर भी चर्चा की गई। वहीं जब इस बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल से बातचीत की गई संगठन विस्तार को लेकर, तो उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से जल्द ही हरियाणा में संगठन विस्तार होता हुआ नजर आएगा। डॉक्टर्स डे के आज के दिन जिला हेल्थ विभाग ने मेट्रो स्टेशन पर भी जो मेट्रो में सफर करने वाले यात्री हैं उनको वैक्सीनेशन की सुविधा दी है। जिला हेल्थ विभाग ने आज के दिन मेगा टीकाकरण अभियान चलाया, जिसमें तकरीबन 50,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला हेल्थ विभाग के अधिकारियों की माने तो मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी भी तरह
तीसरी लहर से पहले, तीसरी संभावित लहर से पहले वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये कैसे शिक्षण संस्थान जो कर रहे बच्चों का अपमान, ये सवाल पूछ रहे हैं आज फरीदाबाद के वो बच्चे जिन्हें फीस वृद्धि को लेकर, फीस समय पर जमा ना कराने को लेकर स्कूल की मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा है। और इसी कड़ी में फरीदाबाद के सेक्टर 37 डीएवी स्कूल की छात्रा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी से उक्त छात्रा अपने माँ बाप की पीड़ा को, निजी स्कूलों द्वारा जो फीस वृद्धि को, मनमानी फीस वसूली को लेकर जो उन पर प्रताड़ना जो है उनके साथ की जा रही है, उसको बयां किया गया है। पीएम मोदी से शिक्षा का अधिकार बेटियों को दिया जाए ताकि बेटियां आगे बढ़ सके, बेटियां पढ़ सके, इसे लेकर गुहार लगाई गई है। और आज तमाम अभिभावक जो है सेक्टर 37 डीएवी स्कूल के सामने इकट्ठे हुए और यहाँ पर शांति मार्च निकाला निजी स्कूल की मनमानी के खिलाफ और बच्चों पर जो मानसिक दबाव बनाया जा रहा है उसको लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। आज फिर सेक्टर 37 डीएवी स्कूल की उस छात्रा के वीडियो ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को लेकर, मनमानी फीस वसूली को लेकर जो पोल है वो खोलकर रख दी है। और अब अभिभावक सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें राहत जरूर दी जाए ताकि वे अपने बच्चों का भविष्य संवार सके। फरीदाबाद से कैमरा पर्सन शिवम के साथ पूजा शर्मा, जनता टीवी। कैथल शहर की सड़कों पर स्कूल खुलवाने की मांग को लेकर निजी स्कूल के अध्यापकों ने किया प्रदर्शन। बता दें कि लगभग 2.5 महीने पहले कोरोना के चलते पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके चलते सभी स्कूल और अन्य सेक्टर्स बंद कर दिए गए थे और उसके अंदर रियायतें देते हुए सभी सेक्टर्स को लगभग खोल दिया गया है। लेकिन शिक्षण संस्थान अभी भी बंद हैं, जिसकी खुलवाने की मांग को लेकर आज कैथल के अंदर निजी स्कूल के अध्यापकों ने प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि स्कूलों को भी खोल दिया जाए ताकि उनको भी सैलरी मिल सके और उनका भी गुजारा बसरा हो सके। कैथल से जनता टीवी के लिए अनिल चौधरी। कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के चलते धीरे धीरे लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, जिसका फायदा आम जनता लापरवाही के साथ बाजारों में भीड़ बढ़ाते हुए देखी जा सकती है। तीसरी लहर में बच्चों को लेकर विशेषज्ञों द्वारा बार बार दी जा रही चेतावनी को दरकिनार कर माता पिता बच्चों के साथ लंच या डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट, ढाबों में बाहर का खाना खाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं शाम ढलते ही बच्चे स्ट्रीट फूड यानी चाउमीन, बर्गर, मोमोज या गंदे तेल में तले हुए पकोड़े, समोसे खाते हुए अपनी इम्यूनिटी के साथ खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं उनके माता पिता की भी लापरवाही साफ नजर आती है, जो तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों द्वारा दी गई चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए बच्चों को बाहर खाने पीने, घूमने की छूट दे रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में अपनों को खोने का गम क्या होता है, यह तो दर्द भुगतने वाला परिवार ही बता सकता है, लेकिन आने वाली तीसरी लहर के खतरे की चेतावनी को समझते हुए बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को कितना बाहर के तले हुए व नुकसान पहुंचाने वाले भोजन पदार्थों यानी स्ट्रीट फूड से कितना बचा पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के साथ अमित चौधरी, बल्लभगढ़। देश में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए बच्चों के लिए अस्पतालों में खास इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन जैसे देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है तो बच्चों की भीड़ रेहड़ी और पटरियों पर अब दिखने लगी है। फास्ट फूड के शौकीन बच्चे भारी संख्या में रेहड़ियों पर पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अभिभावक भी लेट लतीफ़ी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। चिकित्सकों के मुताबिक बच्चों को घरों में ही पौष्टिक आहार दिया जाना चाहिए, उन्हें बाजार जाने से रोकना चाहिए, वरना तीसरी लहर अगर आती है तो भारी नुकसान हो सकता है। कैमरामैन वकील अहमद के साथ कासिम खान, जनता टीवी, नुह मेवात। 6 साल से महम एरिया के असला धारक अपने हथियार लेने के लिए महम थाने के चक्कर काट रहे हैं और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से भी अपना असला वापस लेने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें 6 साल बीत जाने के बाद भी अपने हथियार नहीं मिल रहे हैं। हुआ ये था कि वर्ष 2015 में पंचायत चुनाव थे और पंचायत चुनाव के मद्देनज़र सरकारी आदेश पर असला धारकों ने अपने हथियार महम थाने में जमा करवाए थे और फरवरी 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान
आगजनी की घटनाएं हुई और महम थाने में भी आग लगा दी गई थी और यहाँ माल खाने में रखे हथियार लूट लिए गए थे। कुछ हथियार पुलिस ने बरामद कर लिए हैं, लेकिन अब भी कई हथियार बरामद नहीं हो पाए हैं और जिस वजह से हथियार लेने के लिए लोग थाने के चक्कर काट रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में बढ़ती गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात ये है कि लोग अपने घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में जो लोग अपने जरूरी काम के लिए निकले हैं वो कहीं ना कहीं गर्मी को मात देने के लिए जलजीरा या नींबू पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही थी कि जल्दी इस गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन जानकारों की माने तो अभी मानसून आने में थोड़ी देरी हो सकती है, जिसके चलते साइबर सिटी गुरुग्राम के लोगों को चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से और भी झुलसना पड़ सकता है। जुलाना के किला जफर गांव में पीने के पानी की समस्या काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। ग्रामीणों का कहना है कि वो कई बार इस बात को लेकर प्रशासन और सरकार से गुहार लगा चुके हैं, कई बार रोड भी जाम कर चुके हैं पानी की समस्या को लेकर, लेकिन पानी का समाधान आज तक नहीं हुआ। इसी बात को लेकर किला जफरगढ़ के गाँव के लोगों और महिलाओं ने चंदा इकट्ठा करके 100 साल पुराने अपने बंद पड़े एक कुएँ को एक बार फिर से चालू कर लिया है। इन ग्रामीणों का कहना है कि अब काफ़ी हद तक उनकी पीने की पानी की समस्या जो है कम हो जाएगी। और उसी बात को लेकर आज ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा करके एक हवन यज्ञ और एक भंडारे का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। ग्रामीणों ने 100 साल पुराने रद्द कुएं को एक बार फिर पीने लायक बनाकर अपनी समस्या का कुछ हद तक समाधान ढूंढ लिया है। बुनियादी समस्याओं को लेकर अब ग्रामीणों ने विरोध का अनोखा रुख अपना लिया है। इसकी एक झलक आज जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में देखने को मिली। ग्रामीण महिलाएं, युवा, बुजुर्ग और बच्चे अधिकारियों के लिए पानी की प्लेट लेकर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना था कि वे लंबे समय से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। भले ही उनको पानी नसीब न होता हो, लेकिन उन्होंने अधिकारियों के सामने पानी की जो पेशकश है वो रखी। ग्रामीण महिलाओं का कहना था कि हालात इस कदर ख़राब हैं कि उनको पड़ोसी गाँव से पानी का प्रबंध करना पड़ता है। कई मरतबा तो उन्हें वाहनों के माध्यम से कलायत से भी पानी लेने के लिए आना पड़ता है। इस प्रकार की समस्याओं को लेकर उन्होंने कलायत का जो जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय है वहां दस्तक देनी पड़ी। ग्रामीण महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि पानी नहीं पहुंचता तो उनका प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। उधर जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ सुरेंद्र दलाल से हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया है कि जो पानी की जो समस्या है उसके निराकरण के लिए टीम गठित की गई है और जल्द गाँव में पानी पहुँचेगा। एनजीटी के आदेशों की अवहेलना कर चल रहे फॉर्मल्डिहाइड प्लांट पर पॉल्यूशन विभाग हुआ सख्त। पॉल्यूशन विभाग ने सभी प्लांट को सील कर दिया है। हम आपको बता दें कि एनजीटी के आदेशों के द्वारा 3 जून को एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जिन प्लांट्स ने एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं लिया गया उन्हें बंद कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी यमुनानगर में 7 प्लांट ऐसे थे जो धड़ल्ले से चल रहे थे। हालांकि मीडिया में मामला आने के बाद विभाग द्वारा सख्त एक्शन लेने की बात की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी दिन रात के अंदर चोरी छिपे ये प्लांट चलते रहे। लेकिन अब पोल्यूशन विभाग ने इन पर एक्शन लेते हुए इन सभी 7 प्लांट्स को सील कर दिया है और पोल्यूशन विभाग का कहना है कि अगर फिर भी ये इसको चलाने का प्रयास करते हैं तो इन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सास और बहू के रिश्ते का 36 का आंकड़ा तो हमने सुना था, लेकिन रोहतक जिले के एक गांव में ऐसा ही मामला सामने आया जब एक सास और बहू आपस में मारपीट करते हुए रोड पर उतर आए और राहगीरों ने उसका वीडियो बना लिया। ऐसे में वीडियो वायरल हुआ तो महिला जो है थाने में पहुंची और बहू के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन महिला पुलिस से नाराज दिखाई दी क्योंकि ये मामला घरेलू था और जो वीडियो सामने आ रहा था उसमें साफ प्रतीत होता है कि गलती किसी की नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मारती नजर आ रही हैं। अब पुलिस भी इस असमंजस में है कि आखिर कार्रवाई करे तो किसके खिलाफ। लेकिन अब ये वीडियो जिस तरह से सामने आया है उससे साफ प्रतीत होता है कि रिश्ते कहाँ जा रहे हैं। आखिर जिस तरह से ये रिश्ते जा रहे हैं वो सोचने वाली बात होगी। हिमाचल प्रदेश से बाहरी राज्यों के लिए बसों का संचालन एक बार फिर से शुरू किया गया है। परिवहन विभाग की माने तो पहले चरण में 70% बसों का संचालन किया गया है।
लेकिन इसके साथ साथ 50% सीटिंग कैपेसिटी का ध्यान रखना होगा। यही नहीं, SOPs का पूरी तरह से पालन करना होगा। शिमला के ISBT से मिली जानकारी के मुताबिक शुरुआती दौर में 70% बसों के साथ साथ 50% ऑक्यूपेंसी का ध्यान रखा जा रहा है और जब 50% से ज्यादा लोग जुट जाते हैं तो उसके लिए अलग से बस का भी प्रावधान किया गया है। यही नहीं, बसों को सैनिटाइज करने का भी पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। मौसम विभाग शिमला ने येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश होगी। लेकिन अगर पर्यटन नगरी मनाली की बात करें तो यहाँ पे अभी से ही काले घने बादलों ने आसमान में डेरा डालना शुरू कर दिया है और उसके बाद जो है तापमान में भी काफी कमी महसूस की जा रही है, जिसका जो यहाँ पे जो सैलानी घूमने आ रहे हैं वो पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। अपने सहयोगी सोनू वर्धन के साथ कमलेश वो, जनता टीवी, मनाली। लगभग 1.5 महीने की सस्पेंशन के बाद जो है वो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट ने जो आज से जो है वो इंटरस्टेट बसेज जो है वो शुरू कर दी हैं। बात मैं करूं तो 10 मई को जो है वो इंटरस्टेट बसेज जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी थी। पूरी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में बंद कर दी गई थी, लेकिन आज से ये व्यवस्था चालू हो जाएगी। उसी के साथ साथ जो लग्जरी बसेज हैं वो भी आज से चलना जो है वो शुरू हो जाएंगी। मैं बात अगर पालमपुर की करूँ तो पालमपुर से आज से जो बसेज हैं वो हरिद्वार के लिए या दिल्ली के लिए या चंडीगढ़ के लिए जो है आज से शुरू कर दी गई है। ये इस तरह से क्योंकि जो लोग चंडीगढ़ या दिल्ली या हरिद्वार या पठानकोट या बाहरी राज्यों में जाना चाह रहे थे, जो बस के जरिए जाते थे, उनके लिए बहुत दिक्कत हो रही थी और उसी के चलते स्टेट गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया था और आज से जो है ये बसेज जो है इंटरस्टेट वो शुरू हो गई है। दूसरा अहम फैसला ये किया है सरकार ने कि आज से जो है वो मंदिरों के कपाट जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में खोल दिए गए हैं, क्योंकि टूरिज्म खोल दिया गया था और उसके चलते भारी संख्या में लोग जो हैं वो मंदिरों के दर्शन करना चाह रहे थे। उसके चलते जो है वो मंदिरों को खोल दिए गए हैं, लेकिन पूरी SOPs के साथ जो है वो मंदिर खुलेंगे और लोग जो हैं वो दर्शन कर पाएंगे। लेकिन गर्भगृह में किसी तरह का भजन कीर्तन नहीं होगा और साथ के साथ लंगरों पर जो है अभी पूर्ण प्रतिबंध जो है वो जारी रहेगा। जनता टीवी के लिए पालमपुर से अनूप धीमान। और जनता रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।